ओके सर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। आज अपन यहां पर जो आपके डायरेक्ट टैक्स की आरटीपी है जनवरी 26 एग्जाम के लिए, उसको स्टूडेंट आज अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी इसमें एमसीक्यूज हैं वो आपके बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, उनको सी इंस्टीट्यूट ने जो दिया गया है उनको आज अपन यहां पर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं आपके सबसे पहला केस सिनेरियोस पे। तो सबसे पहला केस सिनेरियो है जिसके अंदर है मिस्टर रोहन मेहता इज ए प्रॉपर्टी डीलर। कौन है? खुद प्रॉपर्टी डीलर है रोहन मेहता। एंड ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अपार्टमेंट। ए सर्च अंडर सेक्शन 32 सर्च कंडक्ट हो गई। देखो, इन द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर मोहन, मिस्टर रोहन वाज conducted on 10th of December 2024। यानी सर्च कब कंडक्ट हुई है? 10 दिसंबर 2024। दिस इज डेट ऑफ इनिशियल, डेट ऑफ इनिशियल। लेकिन उसको नहीं लेके चलते अपन। लास्ट डेट कौन सी डेट पकड़ते हैं अपन? लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड 18th दिसंबर 2024। तो मैंने आपको बताया था इस तरह सर्च हो रही है। तो इसमें जिस साल सर्च हुई है वो तो ही है, उस साल के जो साल में अपन देख रहे हैं, तो उस साल से जस्ट पीछे के 6 साल तक अपन ब्लॉक पीरियड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो ऐसे केस के अंदर ब्लॉक पीरियड का भी असेसमेंट इस केस में होगा। और इस ब्लॉक पीरियड के असेसमेंट को जो अपन सर्च के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रोसीडिंग चलती होती है ना, ओपन होती है, वो सब अबेट हो जाती है। क्योंकि अपन इनका अब किसके साथ असेसमेंट करेंगे? इसके साथ करेंगे। तो 6 साल तो पुराने, और लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन, इनिशिएशन से नहीं, लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन का जितना भी आपका डाटा है उसका अपन अभी इसकी कैलकुलेशन ब्लॉक पीरियड में कर लेंगे। तो अब इस केस के अंदर द फॉलोइंग फैक्ट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द सर्च। अब ये फैक्ट डिस्कवर हो गए, सर्च, ये फैक्ट निकल के आए। क्या निकल गया? क्रिप्टो करेंसी मिली इसके पास। क्रिप्टो मिला कितने का? 50 लाख का, 50 लाख की क्रिप्टो करेंसी मिली। अक्वायर कब किए थे इसने? 21-22 में, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वेलरी वर्थ 30 लाख, अक्वायर इन 23-24 में, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहां हुई? यहां हुई। आउट ऑफ दिस रोहन कुड एक्सप्लेन सोर्स ओनली 20 लाख इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी एंड ज्वेलरी वर्थ ₹10 लाख परचेज बाय NEFT पेमेंट। अब ज्वेलरी इसने क्या किया है? यहां पर NEFT के पेमेंट से कर रखा है। नहीं, दिस सोर्स एक्सप्लेन सोर्स हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट? एक्सप्लेन सोर्स हो गया। तो अब मैं सीधा सिंपल सी बात करूं तो मेरी अनडिस्क्लोज इनकम कितनी हो गई बताइए? अनडिस्क्लोज इनकम मुझे, क्रिप्टो है मेरे पास 50 लाख के। अनडिस्क्लोज इनकम मैं बात करूं, अनडिस्क्लोज इनकम यदि अपन रात बात करें, क्रिप्टो है 50 लाख, लेकिन मेरे पास इसका सोर्स कितना डिस्क्लोज हो रहा है? एक्सप्लेन सोर्स कितना है? 20 लाख। 20 लाख। तो भैया अनडिस्क्लोज कितनी हो गई? 30 लाख है ना। और अनडिस्क्लोज पे टैक्स रेट क्या होती है? आपको मैंने बताया था ना चैप्टर 1 में, 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इफेक्टिव रेट हो जाएगी 78%। 78%। एक तो ये आ गई। ज्वेलरी के लिए कितनी बात करें अपन? 30 लाख की निकल के आई हमारे पास, लेकिन 30 में से एक्सप्लेन कितना है सोर्स? देखो, ओनली 10 लाख। तो बाकी क्या है? अनडिस्क्लोज। ये क्वेश्चन को समझने से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट रिवल अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। ओहो, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर 69C। 69C मैंने कहा ना, आपने BMW कार खरीद ली, पैसा कहां से आया? अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। उसमें भी टैक्स रेट क्या है? 60%। incurred during the 22-23 toward foreign travel of family members, no proper source was explained। अब उसका तो ये भी हो गई, एक हो गई ये, एक हो गई ये, और अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर तीसरा ये हो गया एक्सपेंडिचर, तीसरा ये हो गया। कितना अमाउंट आ गया? 15 लाख।
तीसरा अनएक्सप्लेन ये होगी। जिसका सोर्स आप नहीं दे पा रहे, नो प्रॉपर सोर्स वाज एक्सप्लेन। लूज पेपर, अब देखो कुछ लूज पेपर मिल गए, ये भी इसी का पार्ट हो गया। इंडिकेट द रिसिप्ट ऑफ 40 lakhs इन कैश फॉर सेल्स ऑफ 40 लाख। ये लो लूज पेपर से 40 लाख और मिल गए, ये भी अनडिस्क्लोज मिल गए लूज पेपर। $40 lakhs चौथी इनकम होगी। तो टोटल अनडिस्क्लोज इनकम कितनी हो गई? टोटल अनडिस्क्लोज इनकम अपने पास यहां पे आ रही है। द अमाउंट वाज नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो अनडिस्क्लोज हो गई। तो टोटल अनडिस्क्लोज इनकम हो गई पहले 30 लाख, फिर 20 लाख, फिर 15 और फिर 40। टोटल अनडिस्क्लोज इनकम हो जाती है 105 lakhs। अनडिस्क्लोज इनकम है। क्लियर है यहां तक? तो ओके। तो अब यहां पर स्टूडेंट अपन बात करते हैं, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ असेसिंग ऑफिसर दैट द असेसमेंट फॉर द 23-24 वाज पेंडिंग। देखो जो पेंडिंग है असेसमेंट, मैंने कहा ब्लॉक पीरियड में आएगा, जो ब्लॉक असेसमेंट ब्लॉक पीरियड में आएगा अपन ने देखा था, तो ब्लॉक पीरियड में आएगा तो अपने आप अबेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा असेसमेंट उसके साथ ही करेंगे ब्लॉक पीरियड के साथ। द डेट ऑफ इनिशिएशन, हम डेट ऑफ इनिशिएशन नहीं लेते, ऑफ द सर्च द असेसिंग ऑफिसर इशू ए नोटिस। ओके, नोटिस इशू कर दिया अंडर सेक्शन 158 BC फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न विद इन द 60 days। ओके, करेक्ट है, 60 दिन में रिटर्न फाइनेंस करनी है। हाउएवर रोहन मेहता फर्निश द रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 60 days। आफ्टर, बाद में किया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट की रेट मैंने कितनी बताई थी? 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगती है इनकम टैक्स में। 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको लगेगी। The assessing officer, after considering the evidence, determine the total income 1.05 crore। अपने भी ये आ रहा है 105 करोड़, ठीक है। And proceeding to levy tax, और उस पर टैक्स लेवी कर दिया at the rate of applicable along with the surcharge, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर गया। He also levied interest 2%। देखो 2% नहीं होगा, levied interest 2% ऑफ टैक्स, ये नहीं 1.5% पढ़ा रखा है मैंने आपको, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ये होना चाहिए, गलत लगा दिया इसने 2%। एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days, ठीक है। एंडिंग ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट अंडर 158 BC। अब इसके बाद आता है 12th of March 2025 मिस्टर जीवन एंड मिस्टर शिवानी परचेज, दोनों मिलकर कर रहे हैं, जीवन और जीवन परचेज एन अपार्टमेंट फ्रॉम रोहन। रोहन से खरीदा गया मेहता 70 lakhs का। देखो 70 लाख का खरीदेगा। मैंने आपको टीडीएस के अंदर बताया था कि यदि अब आपके टीडीएस एग्रीगेट वैल्यू देखी जाती है 70 लाख से ज्यादा है, चाहे बायर दो है तो भी हमें एग्रीगेट कर देते हैं। और मैंने कहा जब आप फ्लैट परचेज करते हो तो फ्लैट के साथ वो पार्किंग चार्जेज, जिम के चार्जेज, 1 टाइम मेंटेनेंस चार्ज या इस तरह से जो भी लिया जा रहा है, तो हमें तो एग्रीगेट करके देखना है, पूरे अमाउंट पर टीडीएस लगेगा 194 IA में। 194 IA में एंटायर अमाउंट यानी 70 लाख पे लगेगा। टीडीएस किस पे अप्लाई होगा? 70 में। चाहे से बायर दो है जिन्होंने 35 लाख दिया है, आधा अमाउंट। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट इज द 48 लाख, तो ज्यादा है तो फिर तो एक्चुअल पे लगेगा। द कंसिडरेशन अमाउंट इंक्लूडिंग 2 लाख टुवार्ड द पार्किंग है, 5 लाख टुवार्ड द मेंटेनेंस। इंक्लूड है जब तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड नहीं होता तो हम इंक्लूड करते। तो टीडीएस लगेगा इसका, यदि अपन देखते हैं 194 IA, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो 1% किसका? 70 lakhs का। कितना हो गया? 70,000। 20th of March 2025 ABC Private Limited brought back 50,000, brought back शेयर हुए 50,000, include 500 shares from the जीवन, 1200 परचेज। मैंने कहा ये ब्रॉडबैक का खूब पूछने लग गया। 1 अक्टूबर से चेंज आ गया था, 1 अक्टूबर 2024 से यदि अब कंपनी बायबैक करती है तो जो बायबैक के दौरान जो पैसा मिलता है वो क्या बन जाएगा? 222F के अंदर, डिम्ड डिविडेंड के साथ था ना, 222F के अंदर वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा और उसमें कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। अब आपको साहब मैंने तो शेयर परचेज किए हैं तो मेरे तो कॉस्ट लगी है, भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मान लो और आगे के 8 सालों में कभी भी आपको आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उससे एडजस्ट कर लेना, तो खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। और ये सीधा सीधा आपको क्या बन जाएगा? यहां पर डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा, तो डिम्ड डिविडेंड का पार्ट हो गया। सेक्शन बनाया था मैंने आपको 222F, और 222F में कितना है? 50,000 से बायबैक किए हैं,
ब्रॉट बैक 50,000 शेयर इंक्लूडिंग 500 शेयर फ्रॉम जीवन से लिए, जीवन से लिए 500 शेयर, और किस रेट से बायबैक हुए हैं 1250। तो डिम्ड 222 एफ में कितना टैक्सेबल वैल्यू हो गई 6,25,000। और जो इसने शेयर्स को खरीदा था 2018 में 200 रुपए से, तो वो क्या हो जाएगा इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ₹200 पर शेयर मल्टीप्लाई बाई 500 शेयर, कितना हो गया 1 लाख। आपका ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप देखोगे पीछे तो ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है उसने। तो ये अपना क्वेश्चन बताता है। अपन बात करते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर of the question 1 to 5, whether any tax is required to be deducted on purchase of apartment, बताइए of Mr. जीवन and शिवानी। तो टीडीएस लगेगा 1%, किस पे पूरे अमाउंट पे लगेगा 70 लाख पे। तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अलग अलग प्रॉपर्टी है तो उससे कोई मतलब नहीं। यस देखिए नो वाला होगा नहीं। यस टैक्स इज डिडक्टेड 1% ऑन कंसिडरेशन पेबल एक्सक्लूडिंग, नहीं एक्स ये गलत है, तो फिर ये होगा यस यस टैक्स इज डिडक्टेड 1% ऑन कंसिडरेशन पेबल इंक्लूडिंग कार पार्किंग मेंटेनेंस बाय द जीवन और डी आंसर। आंसर क्या जाएगा आपका डी। तो अपन आंसर क्या लेके चलेंगे इसका डी। क्लियर है स्टूडेंट। अगला तो ब्लॉक असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। अगला आपके व्हाट विल बी द कंसिडरिंग एज ए ब्लॉक पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 158 देखो 158 मैंने बताया था जिस साल आपकी सर्च कंडक्ट हुई उस साल से पीछे के 6 साल। तो सर्च आपकी हुई थी, जैसे मैं बात करता हूं सर्च इनिशिएटेड हुई थी, सर्च आपके हुई है, ठीक है। आपके किस डेट को हुई है सर्च इनिशिएटेड, डेट ऑफ डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च। वो तो कौन सी डेट है स्टूडेंट, कौन सी डेट थी? ये थी आपके डेट ऑफ इनिशिएशन की सर्च थी 10 दिसंबर। टू 2024 है ना। और लास्ट डेट कब आ रही है? लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन तो यहां से काउंट होगा लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन। यहां तक का पीरियड मैंने आपको बता रहा है क्लास में कंप्लीट होगा 18 दिसंबर। तो ये भी ब्लॉक पीरियड में काउंट हो जाएगा। इसका भी असेसमेंट कैसे होगा? ब्लॉक पीरियड में। और ये कौन सा साल हो गया? कौन सा साल हो गया ये 1 अप्रैल 2024 हो गया ना। चॉइस। तो इससे पहले के 6 साल कौन सा होगा? पहला 23, 24 यही होगा ना। ये प्रीवियस ईयर से बात कर रहा हूं मैं। दूसरा 22, 23, फिर तीसरा 21, 22, फिर तीसरा 19, 20, पांचवा ठीक है। ये आपका ठीक है, ठीक है। और फिर आ गया आपका प्रीवियस ईयर ही है सारे। ये पांचवा और ये लास्ट 6 साल तक ब्लॉक पीरियड होता है। तो 6 साल का आपका ब्लॉक पीरियड आपका रहेगा। किस डेट से जिस साल सर्च हुआ इनिशिएशन हुआ उससे पीछे के सालों में अपन को चलना होगा। तो अब अपन असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। असेसमेंट ईयर तो 1 साल आगे होगा। असेसमेंट ईयर अपन बात करते हैं तो वो 1 साल आगे होगा। तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं ये दिसंबर 24 का ना। तो इससे जस्ट पीछे की अपन बात करते हैं। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा इसका?
इसका असेसमेंट 1 अप्रैल 2025 से जाएगा, फिर भाई। कैसे देंगे? कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। ये तो प्रीवियस ईयर है। हाँ, असेसमेंट ईयर एक साल आगे होगा। कौन सा हो गया? 24-25, फिर 23-24, 22-23, है ना, 21-22, फिर 20-21, 19-20। तो ये यहां से इसको इंक्लूड करते हुए होगा 6-7, क्योंकि इसको भी तो कवर करेगा 6-7, और यहां तक का पीरियड उसमें कवर करेगा। ये कहां तक कवर करेगा? यहां तक का। तो ये 19-20 से होगा ये एक्चुअली, ये अपन बात करें ना, ये आपके चलेगा 19-20 तक आपके चलेगा। तो ये 19-20 इसको इंक्लूड करते 6 साल आ जाएंगे, 6 ईयर, 6 असेसमेंट ईयर। तो ये 6 असेसमेंट ईयर की अपन बात करें तो ये हो जाएगा सी आंसर। 19-20 असेसमेंट ईयर एक साल आगे होगा, यहां हो जाएगा 19-20 टू 24-25, ये 6 साल हो गए। लेकिन इसमें कहां से होगा एंड? ये होगा 18 तक, क्योंकि डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन आ गया इसमें, डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन 6 सालों का होता है ब्लॉक पीरियड में। और जो वो ब्लॉक पीरियड में कवर कर गया उसकी जो प्रोसीडिंग है वो भी क्या हो जाएगी? अपने आप अबेट हो जाएंगी। वो भी सारी आपकी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी। तो उस साल से स्टार्ट होगा, कौन सा? 24-25 से स्टार्ट होगा। यहां से 24-25 हो गया पहला साल, क्योंकि 24-25 हो गया नहीं। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ गड़बड़ हुई है। पहला ये हो गया 24-25 है ना, हो गया ना, 6 साल हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहां आएगा 6 साल। हाँ, 19-20 ले रहे हैं ना असेसमेंट ईयर। तो पहला 24-25, ओके ओके ओके, ये यहां गलत लिखा होता, ये गड़बड़ हो गया ना। ये अपन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का हो गया। ये दूसरा साल, पहला तो इधर है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ ना कुछ, एक सेकेंड दोबारा लिखते हैं अपन, या एक सेकेंड दोबारा क्यों लिखते हैं। पहला ये हो गया, पहला ये 23, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हाँ ये रहा, एक सही है। तो ये पीछे के 6 साल तो ये हो गए। ये कुछ लिखने में थोड़ा सा हो गया, असेसमेंट ईयर ये होता है 6ठा साल। और कहां तक खत्म का होगा? जिस साल सर्च हुई उस साल के लास्ट ऑथराइजेशन डेट तक, लास्ट ऑथराइजेशन की डेट तक हो गया। तो यहां 24 से हुआ तो 24-25 तो ये है। लेकिन 24-25 के अंदर जब अपन बात करेंगे, यहां पर आप इसके पीछे के सालों को लेकर चलते हैं। तो पीछे के साल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये प्रीवियस ईयर है, ये आप ध्यान रहे प्रीवियस ईयर है, ये आपका क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। तो 19-20 से यहां तक कवर करेगा असेसमेंट ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर ही है। और इस साल का कहां तक कवर हो जाएगा? तो इनिशिएशन की डेट नहीं लेके चलते, कौन सी लेके चलते हैं अपन? लास्ट ऑथराइजेशन, लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन, वहां तक का आपका ब्लॉक पीरियड में काउंट होगा। और ब्लॉक पीरियड की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो इस दौरान जो भी आपके प्रोसीडिंग है ना, सारी अपने आप क्या हो जाएंगी? अबेट हो जाएंगी, सारी की सारी अपने आप क्या हो जाएंगी? अबेट हो जाती है। तो आंसर हो गया सी। अगला लेते हैं, अगला आंसर फिर अपन बात करते हैं थर्ड, विथ रेस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक असेसमेंट। अपन बात करें ब्लॉक असेसमेंट की। मिस्टर रोहन मेहता रिसीव द फॉलोइंग डिफरेंट ओपिनियन। अब पहला आ रहा है पेंडिंग असेसमेंट फॉर द 20 असेसमेंट 23-24, उसमें आ रहा है ब्लॉक पीरियड में अंडर सेक्शन 143(3) ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च शैल बी अबेट। हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, मैंने कहा ना अबेट हो जाएगी। सर्च का जो प्रोसीडिंग है वो क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी, करेक्ट है। पेंडिंग असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 सेक्शन 143 ऑन द डेट ऑफ initiation of search shall be continue to be completed said section only। कंटिन्यू होगी क्या? अबेट हो जाएगी। भाई साहब गलत है, ये गलत है, क्योंकि अबेट हो जाती है जैसे ब्लॉक पीरियड में गई सारी प्रोसीडिंग
ब्लॉक असेसमेंट से होगी, तो अब हो गई। टोटल इनकम 1.5 करोड़ शैल बी टैक्सेबल एट द नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से क्यों लगेगी, मैंने कहा ना कौन सी रेट लगेगी, 60%, क्योंकि ये तो किस में चलेगी, अनडिस्क्लोज में, सेक्शन 68 से लेकर 69D तक सब पे 60% रेट लगती है। द टोटल इनकम 1.05 करोड़ शैल बी टैक्सेबल 60%, यस, प्लस सरचार्ज लगेगा ही लगेगा और सेस लगेगा। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 शैल बी एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट, नहीं, इस पे अनडिस्क्लोज इनकम पे नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर रेट ही हमने कितनी कर दी, 60%। मैंने बताया ना 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 15% हो गया, तो 75% हो गया। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, पूरा तो लूट लिया उसको, तो 78% इफेक्टिव पड़ती है, तो ये लगती नहीं है 270 की। तो आंसर इज द सी, यानी कौन कौन से, ये पहला और चौथा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चले आगे। ओके, अगला, वेदर द इंटरेस्ट लेविड by the assessing officer in respect of the undisclosed income assessed for the block period। मैंने कहा 1.5% लगेगा, तो पहले में 2 है, गलत है, यही है। नो इंटरेस्ट 1.5% on undisclosed income can be levy every month or part of the month for the period after the expiry of the 60 days ending from the date of completion of the assessment under section 115B। करेक्ट यही है, इस पे नो 1% भी नहीं है, 1.5% एक, ये 1.5% और आ गया। No interest 1.5% tax on undisclosed income can be levied every month or part of the month for the period after the expiry of 60 days ending on the date of furnishing of the return। ना, तो ड्यू डेट थी उसके हिसाब से लगेगा, यहां पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ही रहेगा, जो आपके कंप्लीशन की बात आ रही है, ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद अपन आते हैं लास्ट, व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशन बायबैक ऑफ द शेयर्स। देखो बायबैक ऑफ शेयर्स केस में क्या होगा, 1 लाख का तो लॉस बना था, और इनकम कितनी बनी थी 222F में 6 लाख कुछ बनी थी ना आपकी, 625, तो 625 ही आ गया, 1 लाख का लॉस आ गया, कैपिटल लॉस। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, बी पॉइंट सही है। तो ये आपका इसमें बता रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट, अगला केस सिनेरियो 2। देखो ये केस सिनेरियो आपके नॉन रेजिडेंट वाले चैप्टर से है, तो ये अच्छा केस सिनेरियो है, इसको अपन डिस्कस करते हैं कि पहले तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे और फिर उसके बाद इस केस सिनेरियो को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूं। अमित वर्मा ए पर्सन इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट इन दुबई, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, फर्क है ना। इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का मतलब खुद का जन्म हुआ, माता पिता का जन्म हुआ, या फिर दादाजी का जन्म हुआ अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उसको बोलते हैं इंडियन ओरिजिन, वो है। रेजिडेंट कहां रहता है, दुबई में। हाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंसल्टेंसी प्रोफेशन, कंसल्टेंसी प्रोफेशन से स्कीम का ही कीप हिज विजिटिंग इंडिया फ्रीक्वेंटली, विजिट 90 डेज, 65 डेज, 70 डेज और 80 डेज, टोटल लगाओ कितने हो गए। यानी रिलेवेंट प्रीवियस के लास्ट 4 प्रीवियस ईयर की बात आ रहा है, लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल 24-25, उसके जस्ट पीछे के 4 सालों में कितने दिन रह रहा है, 305। तो ये रिलेवेंट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर का टोटल है 305 डेज, 365 होना चाहिए। और चलो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द ईयर कितने रहे, 24-25 में कितने दिन रहा है, 24-25 में। स्टे इन इंडिया 135 डेज, 182 दिन रहता तो रेजिडेंट होता। अब हमारे पास 120 दिन वाली कंडीशन है, 120 दिन के साथ साथ पीछे क्या चाहिए उसको, 3 सालों का टोटल, 4 सालों का टोटल, 365 डेज और मोर आना चाहिए, नहीं हो रहा तो रेजिडेंट तो नहीं है भाई। ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया, जब इंडिया में स्टे किया ना, ही अर्न इनकम 9 लाख, ओहो, कंसल्टेंसी प्रोफेशन, डिविडेंड इनकम 2,15,000 और 18 लाख रेंटल इनकम, ओहो, फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन मुंबई। तो इंडियन सोर्स इनकम कितनी आ रही है देखो, मैं लगाऊं टोटल, तो इंडियन सोर्स इनकम आ रही है 9 लाख,
प्लस 250 9 लाख। फिर डिविडेंड इनकम 9 लाख में इसमें खर्चा भी है, अभी खर्चा भी बताएगा इसमें वो आगे, तो एक्सपेंस से लेस करके देखेंगे अपन, है ना। डिविडेंड में कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, डिविडेंड सीधा सीधा जाएगा। कितनी आ रही है डिविडेंड की इनकम? 2,15,000, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कितना आ गया स्टूडेंट? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज आप क्या आ रहा है? 18 लाख। तो उसमें तो आपको पता है डिडक्शन मिल जाती है ना 30%। 30% डिडक्शन दो पहले। 5,40,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। A 30% ऑफ 18 लाख कितना हो गया? 540 तो टैक्सेबल वैल्यू 12,60,000 12 लाख 50 60,000 12,60,000। और ये अभी आएगी, इसको भी अपन देखते हैं। ही अर्न 23,50,000 कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम दुबई, वो नहीं लिखते, बट नॉट लाइबल टू टैक्स। ओहो, नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई। ही स्पेंड 2,400 अर्न फ्रॉम डिविडेंड। डिविडेंड तो ग्रॉस चाहिए होता है, डिविडेंड की इनकम तो मुझे कैसे चाहिए? ग्रॉस चाहिए होती है, कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। डिविडेंड इनकम एंड 250 कंसल्टेंसी प्रोफेशन के लिए खर्चा किया, तो एक्सपेंस कितना हो गया इसके लिए? 250। तो एक्चुअल में इनकम कितनी हो गई? 6,50,000। ये आ गई इनकम। अब एक चीज समझ में आई, यदि इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो इनकम किसी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होती, तो हम उसको क्या मान लेते थे पर्सन? वो डिम्ड रेजिडेंट मान लेते थे, उसे इंडिया में रहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो प्रोविजन किस पे लगता था? इंडियन सिटीजन पे लगता था। ये इंडियन ओरिजिन है, ये इंडियन ओरिजिन है, तो वो प्रोविजन इस पे अप्लाई नहीं होगा। वो प्रोविजन लगता था 15 लाख से ज्यादा इंडियन सिटीजन पे लगता था, याद है ना? इंडियन सिटीजन पे लगता था, ये इंडियन ओरिजिन है, तो ये इस केस में प्रोविजन इस पे ट्रक नहीं होगा। इसलिए इसका स्टेटस क्या आ जाएगा स्टूडेंट? नॉन रेजिडेंट। तो स्टेटस क्या आ गया इसका? रेजिडेंट स्टेटस आ गया नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट में जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वही इनकम पे टैक्स लगेगा जो इंडियन में अर्न किए है, तो इसलिए स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि भैया रेजिडेंट है या नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट है। आंसर आ गया इसमें। और इंडियन सोर्स इनकम कितनी आ रही है देखो इसकी, ये रही। तो टोटल लगाओ इंडियन सोर्स की इनकम कितनी होगी? 650, 215 और 12,60,000 टोटल इनकम 21,25,000 कितना हुआ? 25,000। 25 नहीं आनी चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ है। 650, 215 और 12,60,000 21,25,000 आ रही है, ठीक है। इसके बाद एक आया है, फॉर कन्वीनियंट ट्रेवल इन इंडिया ही परचेज ए कार। इसने कार परचेज करी है वर्थ ₹11 लाख। मैंने आपको टीसीएस पढ़ाया था, तो मैंने आपको टीसीएस पढ़ाया था, यदि आपके 10 लाख से ज्यादा की कार है, भाई मेरे कार है 10 लाख से ज्यादा की, तो आपको पता है इसमें टीसीएस अप्लाई करती है 1%, और पूरे अमाउंट पे लगेगा, यानी 11 लाख का 1% टीसीएस किया, कितना हुआ? 11,000। 10 लाख से ऊपर की कार होती ना तो 1% टीसीएस जमा होता है, वो भी गया। फ्रॉम मैसेज फाइन कार डीलर मुंबई, ही ऑल्सो परचेज इक्विटी शेयर्स रिलायंस लिमिटेड 4,25,000 ऑन 5 मई 2024 और सोल्ड कर दिए उनको दिसंबर में 6,15,000। ओ ये इनकम और आ गई, इंडिया के है ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 6,15,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई? 4,25,000। तो बेटा इनकम कितनी हो गई कि शॉर्ट टर्म ही हो गया, तो ट्रिपल वन एक के अंदर चला जाएगा 20 1,90,000। ये और इनकम ऐड होगी वो, क्योंकि इंडिया में हो रही है ना, इस इनकम में ये और ऐड होगी।
तो टोटल इनकम नहीं बोलेंगे अभी इसको टोटल इनकम नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि ये इनकम और ऐड होगी उसकी में, ठीक है। अब आते हैं आगे। वाइल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न 25-26 ऑन 15 जुलाई 2025, अमित वर्मा नोटिस दैट ही हैज failed to claim a refund of 10,000 representing tax deduct at source TDS। ओ रिफंड क्लेम करने में फेल हो क्या? तो रिटर्न रिफंड क्लेम करने में फेल हो गया तो क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है आदमी? अपडेटेड रिटर्न मैंने बताया था सिर्फ लेने के लिए होती है, देने के लिए नहीं होती। गवर्नमेंट कहते सिर्फ रेवेन्यू इंटरेस्ट में देश को देना चाहते हो तो दे सकते हो, देश से लेना चाहते हो तो नहीं फाइल कर सकते। अपडेटेड रिटर्न लेने के लिए नहीं होती। तो ये रिफंड के लिए बात कर रहा है, क्लेम रिफंड की बात कर रहा है, तो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल होगी बाय हिज क्लाइंट अरोड़ा एंड अरोड़ा एसोसिएट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 22-23। ही देन अप्रोच ए टैक्स कंसल्टेंट जगत फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर द 22-23, वो 22-23 की है। जगत assure him that entire amount TDS can be claimed by filing updated। no updated return फाइल रिफंड के लिए हो ही नहीं सकती, केवल रेवेन्यू ऑफ इंटरेस्ट में होती है, देश के लिए होती है। आपको रिफंड नहीं मिलता अपडेटेड रिटर्न में। अब तो 4 साल का टाइम हो गया अपडेट, लेकिन आपके एग्जाम के में जनवरी 26 वालों के लिए 2 साल है, 24 मंथ, और आगे 48 मंथ हो गया। अमित वर्मा पेइंग टैक्स एज पर द कैसे के पे कर रहा है? डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम से टैक्स पे कर रहा है। देखो अपन पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट विल बी द रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या निकाला था अभी आपने? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है सभी को? ये क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद व्हाट विल बी द टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशन ऑफ परचेज ऑफ कार। मैंने कहा 10 लाख से ऊपर की कार है 1% टीडीएस लगेगा। नो टीडीएस यहां नहीं टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्ट, यस 1% ऑन द वैल्यू ऑफ कार एक्सीडिंग, नो पूरे पे लगेगा। टैक्स ऑन रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स 1% ऑन 11 लाख, यस वैल्यू ऑफ कार एक्सीडिंग 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा कार है तो पूरे पे लगेगा। यानी 11,000 आया था ना अपने टीस, तो 11,000 आपका आंसर रहेगा। तो आंसर इज ये डी, आंसर इज डी। बताइए कोई डाउट है क्या? अब आते हैं यहां पर, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ अमित फॉर द 25-26। तो देखो यहां तक तो मैंने इनकम कैलकुलेट करी आई दी थी आपको अमित की, ये आ गई थी ना यहां तक की, और एक और जोड़ लो, वो कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जोड़ दो। एड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कितना आया था? 190, ये और जोड़ो। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 23,15,000 आ रहा है सभी के सर टोटल इनकम। ये तो पूछ रहा है वो टोटल इनकम आपसे। $23,15,000 $23,15,000। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करें, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अमित फॉर द 25-26। इग्नोर TDS TCS इफ कलेक्टेड एंड डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी। अब ये जो है टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा टोटल इनकम ये आ रही है, इसमें से स्पेशल रेट को हटा दो, उनको हटाकर फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन देखो इसमें कौन कौन सी इनकम थी। टोटल इनकम कितनी आ रही है? 23,50,000 टोटल इनकम, 23 लाख, इसमें से हटा दो लेस स्पेशल रेट ऑफ इनकम। कौन सी? एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 111 में फॉल करेगा 20%। कितना था अभी निकाला था आपने? 190। ये था, क्योंकि इस पे टैक्स क्या लगेगा? 20% लगाई देंगे करिए। फिर था डिविडेंड भी तो मिल रहा था शायद इसको इंडिया से, 20% लगेगा उस डिविडेंड पे फिक्स, नॉन रेसिडेंट है इसलिए। डिविडेंड 2,15,000। NR में पढ़ाया था मैंने आपको। बच गई इनकम हो तो नॉर्मल रेट इनकम ही है। कितनी बच गई देखो,
बैलेंस इनकम 19,10,10,000। इस पे यहां पर टैक्स लगाते हैं। पहले 15 लाख तक का टैक्स मैंने बताया था, ओल्ड स्कीम में 1,40,000 होता है, 1,40,000 आपको करा रखा है, और उसके ऊपर 30% जो भी इनकम है। तो 19,10,000 में से 15 लाख तक का टैक्स हटा दो अभी, 30%। 1,23,000 हाँ 2,63,000 कितना? 263 2,63,000 है ना। इसका ले लो 20%, 38,000 38,000, और इसका ले लो 20%, 43,000 43,000। एग्रीगेट कर लूं टैक्स 3,44,000 3,44,000, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, 357 कितना गया? 13,760 13,760। तो टैक्स लाइबिलिटी 3,760। आंसर देखो आ रहा है क्या? 3,57,760। ये लो मैच हो गया। तो आंसर इज डी। कोई दिक्कत है? पहले टोटल इनकम में स्पेशल रेट वाली हटा दो। स्पेशल रेट बनाने के बाद बैलेंस में तो नॉर्मल रेट लगेगी। तो आपके 15 लाख तक का टैक्स बनता है आपका 1,40,000, और उसके ऊपर 30% रेट लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टैक्स आ जाएगा। उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से हम चार्ज कर लेंगे, और ये आपका टैक्स निकल के आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है, कैन मिस्टर अमित फाइल अपडेटेड रिटर्न? कभी नहीं फाइल कर सकता। रिफंड के लिए बात कर रहा है, रिफंड के लिए कभी नहीं अपडेट रिटर्न। तो नो अपडेट रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड फॉर द पर्पस ऑफ द क्लेमिंग रिफंड इवन इफ 24 मंथ हैव नॉट लैप्स। यहां चाहे 24 महीने लेस नहीं हुए तो भी नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि ये रिफंड लेने के लिए कर रहा है। देश को देने के लिए अपडेट रिटर्न फाइल होती है कि जो भी देना है दे जाओ, हमसे मत लेके जाना। तो देने के लिए थोड़ी होगी रिफंड। तो ये रिफंड के लिए बात करना चाहता है तो नहीं हो सकती, ये तो हो ही नहीं। नो अपडेट रिटर्न फर्निश्ड 24 हैव बीन, ये होगा नहीं, लैप्स नहीं हुआ, अभी 24 मंथ्स आपका टाइमिंग है। तो आपका ए आंसर इज करेक्ट। आगे लिखते हैं। ऑन 2nd of Feb 2025, Global Private Limited buy product from FinTech Solution unit located in the International Financial Service Center IFSC में। देखो ये इसका अमेंडमेंट आया था, मैंने आपको कराया था अमेंडमेंट। यदि IFSC में कोई यूनिट बैठी हुई है ना तो उसका TDS कटेगा, ना उसका TCS कलेक्ट करेंगे हमने, उस पर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। वर्थ ₹63 लाख। टर्नओवर फिनटेक सॉल्यूशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द 23-25, उनका टर्नओवर 10 करोड़ से चाहे ज्यादा भी है, दोनों का 10 करोड़ से ज्यादा है। तो अब ये तो खुद कहां पर बैठा हुआ है? बाय प्रोडक्ट फिनटेक सॉल्यूशन से खरीद रहा है, और ये खुद ग्लोबल उसमें बैठा हुआ है। तो ये TDS नहीं काटेगा, तो TCS कलेक्ट करना पड़ेगा आपको 0.1%। 50 लाख के ऊपर, ये 63 लाख का अमाउंट है, ये 63 लाख का अमाउंट है, तो 50 लाख से ऊपर कितना गया? 13 लाख। तो 13 लाख का 0.1%। तो फिनटेक सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स 0.1% ऑन 13 लाख। करेक्ट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि यहां पर इसको TCS कलेक्ट करना होगा यहां पर। तो आंसर इज ए। आंसर इज ए, क्योंकि 50 लाख के ऊपर कितना गया? 50 लाख के ऊपर अप्लाई होता है 33 लाख का पेमेंट है, जिससे 50 लाख तक का हटाकर फिर आपके TCS अपन कलेक्ट करते हैं 0.1%। तो ये TCS की एप्लीकेबिलिटी आ गई है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। और IFSC में लोकेटेड पर्सन का ना तो TDS ना TCS कलेक्ट होगा, फिर वो TCS कलेक्ट करेगा। दिस द लास्ट क्वेश्चन। ABC लिमिटेड वाज मर्ज विथ XYZ लिमिटेड। ओके, मर्ज हो गई। Pursuing an order of the High Court dated 10th of August 2026, XYZ Limited has already filed its return, okay, of income 25-26 under section 139(1) before the date of order, okay,
On the date of High Court order, the assessment 25-26 was pending, okay, pending है, under section 143(3). Which of the following are the compliance obligations on the successor entities? Successor entities की entity पूछ रहे हैं. What is the fact of the pending assessment pursuing in the merger? तो देखो इस केस के अंदर अपन ने कुछ पॉइंट देखे थे, आपको मैंने बता भी रखा है. सेक्शन 170 के अंदर आपको मैंने इसमें पढ़ा रखा है. जब आप सेक्शन 170 पढ़ोगे ना तो वहां से इस चीज की क्लैरिटी आपके आ जाएगी. सेक्शन 170 आप इसके लिए स्टडी करोगे 170A, तो वहां से इसकी पूरी की पूरी मैंने आपको केस स्टडी के साथ करा रखा है. तो इसमें आ रहा है असिंग ऑफिसर विल प्रोसीड कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ 25-26 in line of the order of reorganization and the modified return. Yes, correct है. Yes, correct है. इसके बाद अपन बात करते हैं XYZ Limited has to furnish modified return within the 6 month from the end of the August 2026. ये भी करेक्ट है. The pending assessment will be abate. क्यों हो जाएगा इसमें abate? क्यों होगा? हाई कोर्ट के ऑर्डर में नहीं होगा. ब्लॉक असेसमेंट थोड़ी abate हो जाएगा. XYZ Limited has to furnish a modified return within 6 months from the date of 10th अगस्त. 10th अगस्त से नहीं आएगा, एंड ऑफ द मंथ से होता है. तो पहला और दूसरा करेक्ट है. तो पहला और दूसरा किसमें आ रहा है? करेक्ट सी में. तो आंसर इज द सी. तो इस तरह से स्टूडेंट आपके आरटीपी अपने जो जितने भी एमसीक्यू थे मैंने आपको करा दिए. बहुत इजी आपके एमसीक्यू थे, लेकिन पूरा टेक्निकल कंसेप्ट को साथ में लेते हुए कराया. तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी आपने पूरा का पूरा एमसीक्यू को कवर कर लिया. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.